नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ की यूट्यूब क्लासेस में आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय वर्ष की पेपर उद्यमिता के आधारभूत तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नवीन इकाई या उपक्रम की स्थापना में वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट और एंटरप्राइजेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत में नवीन व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए अनेक नियमों की वैधानिक आवश्यकताओं अथवा औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नानुसार हैं, जैसे कि पहला है स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम, यानी कि ऑनरशिप का। दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं नियम अधिनियम, जल अधिनियम यानी कि उसमें प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का अधिनियम और वाणिज्यिक कर अधिनियम। इकाई की स्थापना के बाद भी इन अधिनियमों की अनेक व्यवस्थाओं का पालन तो करना पड़ता ही है, साथ ही कई अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का पालन भी करना आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस वीडियो में आज जो पहला जो इसका अधिनियम है स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम इसके जो अगले जो अधिनियम हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला जो अधिनियम है इसके अंतर्गत में लिखा गया कि स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम, यानी कि एक्ट रिलेटिंग टू फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जो इनका मालिकाना जो हक होता है उसके अंतर्गत इनके क्या नियम अधिनियम हैं सरकारी परिभाषाओं में, उसके अंतर्गत हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, किसी भी नई इकाई या नए उपक्रम की स्थापना के लिए स्वामित्व के किसी एक प्रारूप का चयन करना पड़ता है। निजी क्षेत्र में कई इकाई का गठन एकाकी, स्वामित्व, साझेदारी अथवा कंपनी प्रारूप में किया जा सकता है। एकाकी स्वामित्व में इकाई स्थापित करने या उपक्रम प्रारंभ करने की दशा में स्वामित्व प्रारूप संबंधी कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता। साझेदारी प्रारूप में उपक्रम की स्थापना करने की दशा में साझेदारी अधिनियम 1932, मतलब जो भारत में जो कानून बना है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन साझेदारी का पंजीयन करवाया जा सकता है, किंतु साझेदारी अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं भी है। यदि साझेदार फर्म का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उन्हें इस हेतु भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। साझेदारी की स्थापना के लिए सर्वप्रथम दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वैध अनुबंध किया जाता है। यह अनुबंध लिखित अथवा मौखिक तथा स्पष्ट अथवा गर्भित कैसा भी हो सकता है, किंतु जब फर्म का पंजीयन करवाया जाता है तो सामान्यतः यह अनुबंध लिखित ही होता है। ऐसे अनुबंध को साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो निम्न साझेदारी संलेख में सामान्यतः जो बातें लिखी होती हैं, जो उनका उल्लेख होता है वो है जैसे फर्म का नाम, साझेदारों के नाम, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, यानी कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं और उसका स्थान क्या होगा, साझेदारी के शुभारंभ की तिथि, यानी कि कब से साझेदारी की आपने जो अनुबंध किया है उसकी तारीख से उसका शुभारंभ माना जाता है, साझेदारी फर्म की अवधि, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूंजी। स्टूडेंट्स में थोड़ी सी ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए पूजा की जब पूंजी है। लाभ हानि वितरण अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण की सीमा अथवा उस पर देय ब्याज, साझेदारों द्वारा ऋणों पर ब्याज और साझेदारों को देय पारिश्रमिक। अगला है व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन, यानी कि व्यवसाय का प्रबंध कौन करेगा, संचालन कौन करेगा। लेखांकन विधि, साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु, निष्कासन की दशा इत्यादि में लेखों का निपटारा, साझेदारों के प्रवेश, निष्कासन, निवृत्ति आदि के नियम, फर्म के समापन की दशा में खातों का निपटारा, यानी कि जो भी फर्म के अंतर्गत कार्य होगा उन सभी बातों का पार्टनरशिप डीड में
स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो शायद जो पार्टनरशिप डीड है उसका सहारा लेकर उसमें उल्लेख किए गए नियमों को लेकर, तय की गई शर्तों को लेकर उन विवादों को निपटाया जा सकता है। साझेदारी फर्म की आवश्यकता अनुसार संलेख भी सभी साझेदारों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कोई भी परिवर्तन साझेदारी अधिनियम की सीमाओं के अंतर्गत ही होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वह है फर्म के पंजीयन की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, यानी कि जो एक नई जो फर्म का जो गठन किया जाता है तो वैधानिक रूप से उसका पंजीयन करवाना आवश्यक हो जाता है। फर्म के पंजीयन से तात्पर्य साझेदारी फर्म का फर्मों के रजिस्टर्स ऑफ फर्म्स के पास पंजीयन करवाने से है। अब इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट है वह निर्धारित फॉर्म प्राप्त करना। फर्म का पंजीयन कराने के लिए सर्वप्रथम साझेदारों को पंजीयन हेतु निर्धारित फॉर्म प्रार्थना पत्र प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रार्थना पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है निर्धारित फॉर्म में विवरण देना। उसके पश्चात आपको निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ उसका आवश्यक जो विवरण है वो देना होता है, जैसे कि फर्म का नाम, फर्म के का चुनाव करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। फर्म के नाम से निम्नलिखित शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि म्यूनिसिपल, स्टेट, कोऑपरेटिव, रॉयल, राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे राज्य अथवा केंद्र सरकार के संरक्षण का आभास होता है। दूसरा है फर्म के व्यापार का मुख्य स्थान, यानी कि फर्म कहाँ पर स्थापित की जाएगी, वो कौन सा कार्य करेगी, प्रत्येक साझेदार की फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, साझेदारों के पूरे नाम व पते, फर्म की कार्यावधि यानी कि फर्म कितने समय तक कार्य करेगी। तीसरा है प्रार्थना पत्र पर साझेदारों के हस्ताक्षर करवाना। फिर है आवश्यक शुल्क की रसीद कटवाना, मतलब प्रार्थना पत्र को फर्म के पंजीयक के पास सौंपने से पूर्व निश्चित शुल्क जमा करवाकर उसकी रसीद भी इस प्रार्थना पत्र के साथ लगाना आवश्यक है। यह शुल्क अभी लगभग 3 रुपये 4 रुपये के आसपास है। पंजीयक के कार्यालय में जमा करवाना। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्र के फर्मों के पंजीयक के पास जमा करवाना आवश्यक होता है। अगला है पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र का निरीक्षण। फिर जैसे ये फर्म का जो पंजीयन का जो प्रार्थना पत्र पंजीयक को देते हैं वो उसका निरीक्षण करता है, उसकी पूर्ण रूप से विशेष रूप से छानबीन करता है, और अगर कोई शर्तें उसमें अधूरी रह गई हैं तो उनको पूरा करवाता है अथवा नहीं करवाता। फर्मों के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि। यदि पंजीयक प्रार्थना पत्र को त्रुटि रहित अथवा आवेदकों ने पंजीयन की सभी शर्तों को पूरा कर दिया है तो उस प्रार्थना पत्र में लिखे फर्म के नाम को फर्मों के रजिस्टर में लिख लेगा तथा प्रार्थना पत्र को अलग से उसको रजिस्टर कर लेगा। प्रमाण पत्र जारी करना। जब फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम लिख दिया जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र पंजीयन की प्रार्थना करने वालों को दे दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर फर्मों के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इस पर अन्य कोई भी व्यक्ति या उसका सहायक रजिस्ट्रार भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ये जो नियम लिखा है ये लिखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 58 तथा 59 के अंतर्गत। फर्म का पंजीयन उस तिथि से प्रभावित होता है जिस तिथि को फर्मों का रजिस्टर फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर में लिख देता है, न कि उस तिथि से जिस तिथि को आवेदन पत्र उसे सौंपा जाता है। यानी कि फाइनली जब वह उसका नाम लिखकर साइन करके प्रमाण पत्र दे देता है उस तिथि को उसका पंजीयन माना जाता है। जब किसी नई इकाई या नए उपक्रम की स्थापना के लिए कंपनी प्रारूप का चयन किया जाता है तो उसका कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। अब आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपनी के पंजीयन या समामेलन की प्रक्रिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कंपनी का पंजीयन कराने हेतु कंपनी के रजिस्ट्रार के पास निम्नांकित प्रलेख प्रस्तुत करने होते हैं। यानी कि कौन कौन से जो उनके पास प्रलेख है यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको सबमिट करने होते हैं। जैसे पहला है वह पार्षद सीमा नियम। प्रत्येक कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम की मुद्रित 3 प्रतियां रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। इसमें से प्रति पर स्टाम्प शुल्क नियमों के अनुसार लगाए जाते हैं। सभी प्रतियों पर अभिदाताओं, निजी एक सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 2 तथा 7
हस्ताक्षर होने चाहिए। वे हस्ताक्षर साक्ष्य द्वारा प्रमाणित भी होने चाहिए। अगला है अंतर नियम। पंजीयन के समय 3 प्रतियां कंपनी के अंतर नियमों को प्रस्तुत करनी पड़ती है। इनमें से एक प्रति पर आवश्यक स्टाम्प भी लगे होने चाहिए। 3 प्रतियों पर सभी अभिदाताओं के हस्ताक्षर साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। अगला है प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुबंध। यदि कंपनी किसी व्यक्ति को प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है तो उनकी नियुक्ति के प्रस्तावित अनुबंध को भी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला है वैधानिक घोषणा। कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप वैधानिक घोषणा भी भेजनी होती है। इन वैधानिक घोषणाओं में उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के एडवोकेट द्वारा, किसी उच्च न्यायालय में उपस्थित होने में सक्षम अटॉर्नी या वियुक्ता द्वारा, कंपनी के अकाउंटेंट के निर्माण के संबंधी, कंपनी के अंतर्नियमों में संलिखित कंपनी के संचालक अथवा सचिव अथवा प्रबंधक द्वारा हो सकती है। अगला है संचालकों की सूची, यानी कि फॉर्म संख्या 29 में आपको संचालकों की सूची रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। अगला है संचालकों की लिखित सहमति एवं उनका विवरण। सार्वजनिक कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास उपयुक्त सूची में दर्शाए गए संचालकों की इस आशय की लिखित सहमति भी भेजनी चाहिए कि वे कंपनी के प्रथम संचालक बनने को तैयार हैं। इस सहमति पत्र में संचालक का नाम, पता, व्यवसाय, जन्म तिथि, उम्र तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख होना चाहिए। एक निजी कंपनी की दशा में इस प्रकार की सहमति का विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला है योग्यता अंश लेने की प्रतिज्ञा। यदि किसी सार्वजनिक कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार कंपनी के संचालकों के लिए योग्यता अंश लेना आवश्यक हो तो समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास इस आशय की संचालकों की प्रतिज्ञा भी भेजनी होती है। अगला है कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना। कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान एवं पते की सूचना भी भेजनी पड़ती है, किंतु परिस्थितियोंवश यदि रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान की सूचना समामेलन के समय पर नहीं दी जा सकती तो कंपनी के समामेलन की तिथि अथवा कंपनी के प्रारंभ करने की तिथि जो भी पहले हो के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। अगला है नाम की उपलब्धता संबंधी रजिस्ट्रार के पत्र की प्रतिलिपि। प्रत्येक कंपनी का समामेलन के आवेदन के साथ रजिस्ट्रार से प्राप्त उस पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होती है। अगला है अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तियारनामा। यदि अभिदाता ने अपनी ओर से सीमा नियम तथा अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है तो इस हेतु मुख्तियारनामा भी समामेलन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि अभिदाता कोई समामेलित संस्था है तो ऐसा मुख्तियारनामा अवश्य करना पड़ता है। अगला है अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तियारनामा। समामेलन के समय एक मुख्तियारनामा ऐसा भी संलग्न करना पड़ता है जिसमें सभी अभिदाताओं ने किसी एक अभिदाता को इस बात के लिए अधिकृत किया हो कि वह सभी के लिए समान रूप से प्रस्तुत सभी प्रपत्रों में रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन कर सके। अगला है निर्धारित शुल्क की रसीद। कंपनी के समामेलनों के कुछ शुल्क भी लगता है। शुल्क भारत सरकार के खाते में जमा होता है। समामेलन के लिए प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सुपुर्द करने पड़ते हैं। समामेलन शुल्क की रसीद भी संलग्न करनी होती है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।